दी स्पोर्ट्स एंड योगा पार्ट। अच्छा, मेरे को एक बार एक चीज ये बताइए कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने स्पोर्ट्स एंड योगा की जो आज क्लास है उसके लिए रिवीजन कर लिया है, मतलब उसके लिए कुछ पढ़ा है। तुम्हारे प्रेशर में डाल देते हैं। जस्ट जोकिंग। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने तैयारी करके आए हैं, विच इज वेरी गुड। एंड अल्टीमेटली मोटिव वही है कि आप लोगों के लिए वो इजी टू एंड रेडी टू गो सीन हो। So, before we start, there is one more surprise which I want to say. Not a surprise, I want to take a quick recap of what we did yesterday. मैं सिर्फ आपसे 3 या 4 क्वेश्चंस पूछ रहा हूं। I want you to write few of the keywords related to them in the comment section. ठीक है? पहला जो सबसे पहला जो टर्म है वो टर्म है ऑस्ट्रेलिया ग्रुप। आप जो भी उसके बारे में जानते हैं, जस्ट गो एंड राइट इट डाउन। ऑस्ट्रेलिया बायोकेमिकल वेपन्स और यार इसका ये गुड। जिस स्पीड से आप लोग आंसर लिख रहे हैं, इट मीन्स कि आपको आंसर आता है। सबसे मेन बात ये है कि कॉन्फिडेंस इज हाई, विच इज गुड। सेकंड क्वेश्चन इज जो पूछ भी लिया किसी ने, बिकॉज AUKUS क्या है, क्या पॉइंट्स हैं, बताइए फटाफट। वाह हिमांशु, इंडिया नॉट देयर, पता ही नहीं था हमको तो यार। इतना भी डिटेल्ड आंसर मत लिख देना कि इंडिया वाज नॉट देयर। अगेन जोकिंग। ओके, थर्ड क्वेश्चन इज रिलेटेड टू, थर्ड क्वेश्चन कौन सा पूछें बताओ। थर्ड क्वेश्चन इज रिलेटेड टू COP26, COP26 के बाद बारे में आप बताइए। देवेंद्र, फ्रांस आपको आता है, मुझे पता है। ओके, ग्रेट। ठीक है, ओके। द लास्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन इज इंडियाज स्टैंड, और इंडियाज मतलब इंडिया पे क्या इफेक्ट होगा
जो अभी अफगानिस्तान की पॉलिसी, अफगानिस्तान में जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं, उसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या है, हाउ इट विल इम्पैक्ट इंडिया। ग्रेट, ओके ग्रेट। बहुत सारे पॉइंट्स आप लोगों ने बता दिए, विच इज क्वाइट गुड। और सी, अब इस तरीके की जो प्रैक्टिस है वो हम हमारे हर सेशन के बाद में, मतलब जो भी नेक्स्ट सेशन होगा उससे पहले 5 मिनट के लिए ये एक्सरसाइज हम रोज करेंगे, सो दैट, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं वो रैंडम क्वेश्चंस हैं, आपको हेल्प भी करेंगे और आपको रिकलेक्शन में हेल्प भी होगी। ठीक है, तो ये हम करेंगे। एक चीज बिफोर वी मूव ऑन टू दी स्पोर्ट्स पार्ट, एक लास्ट चीज मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ, वो ये है कि क्या आपके साथ में अगर मैं रोज 10-15 क्वेश्चंस हिंदी के ग्रामर से रिलेटेड और इंग्लिश से ग्रामर से रिलेटेड ऑडियो नोट शेयर करूं, उस पर आप रिस्पॉन्स दे पाएंगे? मतलब बिकॉज इट मे बी पॉसिबल, मे नॉट बी पॉसिबल फॉर मी टू राइट इट डाउन और टू हैव अ सॉफ्ट कॉपी ऑफ इट, तो मैं उसको वर्बली पूछना मेरे लिए आसान हो जाता है। तो क्या मैं उसको करूंगा तो आपको, आप लोगों के लिए फायदे वाली चीज रहेगी? यस और नो? अगर आप चाहेंगे तो आई विल डू दैट, अदरवाइज वी विल स्किप इट। ठीक है, ठीक है, तो आई विल स्टार्ट शेयरिंग दोज वीडियोज एज वेल, ऑडियोज एज वेल। तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू टुडेज टॉपिक। आज का जो टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, विच इज रिलेटेड टू योगा एंड स्पोर्ट्स। मेरे हिसाब से टॉपिक के जो सिलेबस में जो टॉपिक्स दे रखे हैं, ये जो आपके सामने स्क्रीन पे 7 या 8 टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं, हर टॉपिक से एक क्वेश्चन आप उठा के, मान लीजिए कि देयर विल बी वन क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेंटेंस और ईच स्टेटमेंट जो आपके एग्जाम में आपको मिल जाएगा। तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें हैं, बट इट इज मोर ऑफ ए फैक्चुअल टाइप ऑफ सब्जेक्ट देन जिसमें कुछ बहुत ज्यादा चीजें समझने की हो उसकी बजाय। ठीक है, तो समझने का एस्पेक्ट अगर अपन देखें तो बहुत कम है। यहाँ जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके अंदर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं और बहुत सीधे और टू द पॉइंट क्वेश्चंस होते हैं। अब क्वेश्चंस पूछे कौन कौन से जाते हैं वो अपन देखते हैं कि पिछली बार में, चूंकि नया ही टॉपिक है तो उसमें क्वेश्चंस कौन से पूछे गए थे। ये एक इमेज जो आपके साथ पहले अपन लोग डिस्कस कर चुके हैं उस ग्रुप में, जो लोग नए हैं उनके लिए मैं एक बार अलग से शेयर कर दूंगा, वही इमेज का ही डिस्कशन है आगे। अब देखिए, लास्ट ईयर जो क्वेश्चंस पूछे गए थे लास्ट एग्जाम में, दोज क्वेश्चंस वर वशिष्ठ अवार्ड, जो स्टेट अवार्ड का कैटेगरी है, फिर जो राजस्थान की स्पोर्ट्स काउंसिल है उसके अंदर जो मेंबर्स हैं उनके हायरार्किकल स्ट्रक्चर, इसमें ये मिसप्रिंटिंग है, तो उसमें जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर है उसके बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया था। तीसरा जो क्वेश्चन था वो अपूर्वी चंदेला के बारे में पूछा गया था, बिकॉज शी वाज इन न्यूज। फोर्थ क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर क्या होता है वो अपन देखेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन जो था वो मानव ठक्कर के बारे में पूछा गया था। तो यहाँ इसकी ट्रांसलेशन में कुछ इशू है, वो मैं उसको सही कर दूंगा, तो इग्नोर दैट। जब भी आपको मिलेगी पीडीएफ तो वो आपको सही पीडीएफ ही मिलेगी। और फिफ्थ, ये तो क्वेश्चंस जो थे वो 2 मार्कर क्वेश्चंस थे, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 2 तो सीधे सीधे प्लेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए, एक क्वेश्चन जो था विच इज रिलेटेड टू फर्स्ट एड या फ्रैक्चर या रिहेबिलिटेशन का जो पार्ट है उससे,
एक क्वेश्चन जो था वो राजस्थान की स्पोर्ट्स काउंसिल से रिलेटेड था, एक क्वेश्चन जो था वो राजस्थान की स्टेट अवार्ड से रिलेटेड था। बात के जो दो क्वेश्चन पूछे गए थे वो एक क्वेश्चन टर्म पे पूछा गया, जिसको योगा से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी है, ये किसका ये किसी का मोटो या लोगो या ऐसा कुछ है क्या? ये मतलब कोई ध्येय वाक्य है या ऐसा कुछ है क्या? ये योग कर्मसु कौशलम, नॉट कौशलम, कौशलम है क्या? किसी को कुछ पता है क्या? नहीं, गीता का तो है, बट अभी किसी इंस्टीट्यूशन का या किसी सर्विस का ये मोटो या मोटिव या ध्येय ध्येय वाक्य है क्या? ये पूछ रहा हूं मैं तो आपसे। आपने कहीं किसी जगह पे देखा है क्या इसको, इस वर्ड को लिखा हुआ? और देखा है तो कहां देखा है? मतलब क्या होता है इसका? थोड़ा सा एक ब्रीफ में कोई बता सकता है? सिर्फ इस स्टेटमेंट का टर्म का मतलब, स्टेटमेंट का मतलब क्या है? हालांकि क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो वापस नहीं आएगा, बट स्टिल। हम्म कुछ लोग जो खूब आईएसओ की और मतलब मोटे होके वो फोटोज देखते रहते हैं, उन्होंने जरूर इसको देखा है और वो सही कह रही है। कि कोई नितिका जी कह रही थी शायद से कि आप जो है लबासना लबासना जो आईएएस एकेडमी है उसका अगर कोई फोटो देखोगे तो उसमें आपको पीछे बड़ा बड़ा लिखा हुआ नजर आएगा। तो दोज हु आर मतलब जो अपने जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो जो अपनी फोटोज शेयर करते हैं तो वहां पे ये चीज लिखी हुई होती है। एनीवेज, fifth question was related to PSPB, टेबल टेनिस एकेडमी। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, इसमें से सिर्फ एक ऐसा क्वेश्चन जो पीएसपीबी वाला था जो थोड़ा सा लीक से हटके था। हालांकि 5 मार्कर क्वेश्चन था, अगर आपको नहीं आता है तो बिल्कुल भी नहीं लिख सकते उसके अंदर। बट दोज हु आर एडवेंट फॉलोअर ऑफ स्पोर्ट्स, उनमें से कुछ लोगों को इसके बारे में जरूर पता होता है। ठीक है। और कई बार आपको रियल टाइम एक्सपीरियंसेस भी जो है वो आपको हेल्प कर जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, व्हेन आई वाज इन माय 6th क्लास, तो आई यूज्ड टू प्ले टेबल टेनिस। तो वहाँ एक बार स्टेट कंपटीशन में आई वाज पार्टिसिपेटिंग, तो वहाँ पे एक प्लेयर आए हुए थे, देवेश कारिया। अभी तो वो नेशनल प्लेयर है, नेशनल चैंपियन है। तो वो प्लेयर जो थे वो ही वाज गेटिंग ट्रेन फ्रॉम दैट एकेडमी। तो वहां से वो चीज मेरे लिए हेल्प कर गई कि हाँ भाई, मेरे को क्लिक कर गया कि वो कहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो स्पोर्ट्स में स्पेशली जो बहुत सारी लर्निंग्स जो हैं वो आपके आजू बाजू में होती रहती हैं, और हम लोग बहुत सारी चीजें पैसिवली सुनते रहते हैं। तो उसमें आप थोड़ा सा उसको ध्यान से भी, कोई अभी नया अचीवमेंट कोई होता है, कुछ चीज नई घटना होती है तो उसको जरूर देखें। जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल अभी नडाल जो है, ही वॉन दी 21st ग्रैंड स्लैम। तो ग्रैंड स्लैम कौन कौन से होते हैं, उसमें किस स्पोर्ट्स का इवेंट था, क्या उनका अचीवमेंट है। तो ये एक मतलब एक क्वेश्चन है। हालांकि नडाल पे क्वेश्चन इंडिया पे नहीं पूछा जाएगा, बट मैं जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि किस तरीके का क्वेश्चन जो है फ्रेम हो जाता है। तो अब यहाँ कुछ प्रोबेबल क्वेश्चंस मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। इनको आप एक बार जब वंस यू विल डन विद दैट, उसके बाद आप इसको अटेम्प्ट करिएगा। इसमें ऑलमोस्ट 70-80 क्वेश्चंस हैं, विच आई थिंक इज सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर आप उसको ढंग से करते हैं तो। ठीक है, तो शुड वी स्टार्ट आज का डिस्कशन। आज का जो पार्ट है उसको फोकस में, दो चीजों में हमने डिवाइड कर रखा है। वन इज योगा एंड सेकेंड वन इज दी स्पोर्ट्स सेक्शन। अगेन पीडीएफ में जो चीजें हैं वो बहुत सारी हैं, तो मैं पीडीएफ से डायरेक्टली अभी आपको यहाँ से जस्ट मैं बोलता नहीं जाऊंगा कि मैं कोई पीडीएफ से जस्ट रीड कर रहा हूँ, ऐसा नहीं करूंगा मैं। तो मैं थोड़ा सा उसको डिटेल में आपको बताता जाता हूँ। पीडीएफ जो है वो आपके पास आई जाएगी, तो फिर आप उसमें उसको ढंग से पढ़ लीजिएगा। तो मैं कुछ चीजें जो होंगी जो पीडीएफ में या स्क्रीन पे आपके साथ शेयर नहीं हो पाएंगी, मतलब जो स्क्रीन में आपको नहीं दिख रही होंगी, बट अगेन वो चीज जो है वो मैं एक बार पढ़ देता हूँ।
I'll update the PDF and I'll share it with you. तो before we start, what is yoga? I want to know from you कि योगा होता क्या है, योगा का जो लिटरल मीनिंग है वो क्या है, और क्यों क्या इसका इम्पोर्टेंस है, मतलब कहाँ से ये हमारे कल्चर में आया, और क्या चीज रिफ्लेक्ट करती है जो योगा को हम समझते हैं कि विच इज रिलेटेड टू आवर कल्चरल हिस्ट्री। हालांकि ये कुछ चीजें तो यहाँ पे मैंने आपके साथ में शेयर ही कर दी है स्क्रीन पे। यस, आप में से कई सारे लोगों ने बहुत सारे आंसर्स इसमें, मतलब बहुत अच्छे आंसर्स लिख दिए हैं। योगा जो है वो युज शब्द से मिलकर बना है। युज का मतलब होता है जुड़ना या मिलाना, ठीक है। इसका जो अगर अपन ट्रेस करें कि कैसे इसकी डेवलपमेंट हुई, कैसे इसका इनिशिएशन हुआ, तो अगर अपन जो नॉन हिस्टोरिकल एविडेंसेस हैं तो उसमें सबसे पहला एविडेंस जो है वो एविडेंस है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन का, जिसके अंदर बहुत सारे जो आपकी सील्स हैं, आपकी मुहर हैं, या आपकी जो जीवाश्म है उसके अंदर इस तरीके की आकृतियां या उसका जो एक्सप्रेशन है वो मिला है। इसके साथ साथ में जो मोटिव्स हैं, जो मूर्तियां या कोई जो माला वाला या कुछ इस तरीके की चीजें मिली हैं, तो उसके अंदर भी यहाँ पे इसका डिपिक्शन है। तो अब भगवत गीता की अगर मैं बात करूं, जो हमारा जो रिलीजियस टेक्स्ट है, उसके अंदर 3 तरीके के योग की बात की गई है, विच इज ज्ञान योग, कर्म योग एंड भक्ति योग। योग जो है उसका इंपॉर्टेंस वैसे तो हम बहुत सारी चीजों में देखते ही हैं, बट अगर हम अपने इंटरनेशनल एंगल से देखें, इंटरनेशनल रिलेशन के एंगल से देखें, तो आपको पता होगा कि योगा को जो है हमारे मिस्टर मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एज ए सॉफ्ट पावर भी उसको बहुत यूटिलाइज किया, और उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि योगा बिकम ए पार्ट ऑफ इंटरनेशनल योगा डे की तरह उसको मनाया जाने लगा। कौन सा डे है, बहुत सारे पहले लिख लिया लोगों ने। 21 जून 2015 को ये जो चीज है मनाया जाना शुरू किया गया था। उसकी घोषणा 11 दिसंबर 2014 को की गई थी, ठीक है। तो अब आगे हम देखेंगे कि जो लेटेस्ट योगा डे मनाया गया 2021, उसके क्या मेन बिंदु थे, और उससे रिलेटेड कुछ चीजें भी हम देखेंगे, उसकी थीम क्या थी। बट ये एक ब्रीफ चीज जो है, विच इट इज यू शुड नो दैट कि आपको योगा के अंदर क्या चीजें ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। अब अपन चलते हैं कुछ योगा जो इंपॉर्टेंट है। मैं वेद व्यास ने क्या कहा, श्री कृष्णा ने क्या कहा, पतंजलि ने क्या कहा, इस पे अपन बहुत ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। अभी अपन सीधे सीधे चलते हैं कि योगा, क्योंकि योगा के अगर मान लीजिए आपसे ये पूछा जाएगा कि योगा जो है उसके इम्पोर्टेंस क्या है, तो इम्पोर्टेंस इज वेरी इजी टू से एंड रिफ्लेक्ट, बिकॉज बहुत सारी चीजें हम ऑलरेडी देखते हैं हमारी लाइफ में भी। योगा से हमारे को जो फायदे होते हैं, हमारे रूटीन के जो वर्किंग है उसके अंदर भी हमारी चीजों को पता चलता है। लेट्स इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करता है। अभी आपने देखा होगा कि योगा जो है कोविड टाइम्स में योगा को बहुत ज्यादा प्रमोट भी किया गया, और इट वर्कड एज एन जो नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर स्पेशली इन दिस कोविड टाइम। तो ये बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं कि आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है, आपकी जो पाचन क्षमता है उसको बेटर कर देता है, आपके शरीर को लचीला कर देता है। मतलब दीज आर दी एस्पेक्ट्स विच यू कैन राइट, सो आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट पार्ट। अभी अपन चलते हैं जो इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसमें पतंजलि ने जो अपने योग सूत्र दिए उसको अष्टांगिक योगा कहते हैं। उसमें अष्टांगिक योगा क्यों कहते हैं, उसमें 8 पार्ट्स हैं। कौन कौन से पार्ट्स हैं, इफ यू नो एनीथिंग? क्या होता है पतंजलि का अष्टांगिक योगा, क्या है? जो जो लिख रहा है ना वो मुझे बताता जाएगा एक एक। यम क्या होता है? यम एक पेड़ के तौर से, मतलब अगर अपन पेड़ को डिपेक्ट करते हुए अगर इस चीज को समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यम इज जड़, द रूट, नियम इज तना, द ट्रंक,
आसन इज शाखा, द ब्रांचेस, प्राणायाम इज पत्तियां, द लीव्स, है ना, उस तने पे जो छाल है, प्रत्याहार इज दी छाल, अगर कोई छोटा सैपलिंग है, पौधा है, तो वो धारणा, जो फ्लावर बन रहा है दैट इज ध्यान, और जो फ्रूट है दैट इज समाधि। तो ये 8 अंग हैं पतंजलि के। अगर आप इसको अगेन, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप एक पेड़ से उसको समझेंगे तो इट बिकम्स इजी फॉर यू। आई एम रीइटरेटिंग, द यम पार्ट इज द रूट पार्ट, नियम पार्ट इज द तने वाला पार्ट, उस पे जो छाल है वो प्रत्याहार है, उसकी जो शाखाएं हैं वो आसन है, प्राणायाम की बात करें, जो पत्तियां हैं वो प्राणायाम है, अगर कोई छोटा सैपलिंग है तो वो धारणा है, जो फूल है वो ध्यान है, एंड जो फल है वो समाधि है। तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो विच इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। जैसे अगर कई बार इस तरीके का क्वेश्चन पूछ सकता है, इनमें से एक कोई चीज उठा के आपसे पूछ ली, स्पेशली यम के बारे में पूछा जाता है, जैसे कई अपने पेपर्स में देखा भी होगा। तो यम जो है वो अष्टांग योग का प्रथम अंग है, और शरीर, मन, वाणी पर जो आपका जो कंट्रोल है, संयम, तो उसको यम कहते हैं। अब यम के बाद आगे चलते हैं। तो अगर मैं ये पूछूं कि नॉन स्टीलिंग, अस्तेय जो है वो क्या होता है, अपरिग्रह क्या होता है, और ब्रह्मचार्य क्या होता है, तो अगर ये उसके, अगर अपन इनको पार्ट्स में देखें तो ये टर्म्स जो हैं इस यम से रिलेटेड हैं। नियम की अगर अपन बात करें तो नियम जो होता है वो एक रूटीन का जो आपका काम है, जिसमें सदाचार और आपका जो बिहेवियर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको आपके आध्यात्मिक उत्थान या मतलब आपके कॉन्शियसनेस की डेवलपमेंट के लिए जो फॉलो करने के लिए यूज होता है, तो दैट इज कॉल्ड एज नियम। तो इसमें 5 चीजों का योग सूत्र में जो है, इन नियमों में 5 नियमों का उल्लेख है। कौन कौन से 5 नियम्स हैं? जस्ट ए सेकेंड। तो आप लोग सब भी डिटेल में पढ़ रहे हैं। शौच आपकी शारीरिक शुद्धता से रिलेटेड है। संतोष जो है वो, अगर आपने कोई चीज सही तरीके से अर्जित की है या उसको लिया है, तो उसमें आपको मतलब एक सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। आपको एक जो मटेरियलिस्टिक जो नीड है उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। अगर मैं तप की बात करूं तो तप जो है वो आपको एक तरीके से प्रिपेयरिंग योर सेल्फ टू, जीवन में जो आपके जो आप जो काम कर रहे हैं या कोई भी इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, उसमें जो आपके सामने मुश्किलें आ रही हैं उसको सहजता से स्वीकार करने के लिए जो आपको खुद को जो एक वर्ड आपको चाहिए, आपको एक कैरेक्टरिस्टिक चाहिए, दैट इज तप। स्वाध्याय की अगर हम बात करें वो शास्त्रों जैसे वेद, पुराण, उपनिषद, भगवत गीता आदि का अध्ययन है, शिक्षाओं का पालन है। और लास्ट जो है वो ईश्वरीय प्रणिधान है, जिसको मतलब जीवन के समस्त कार्यों को ईश्वर को समर्पित करना। ये एक तरीके का अल्टीमेट गोल है मानव कल्याण का, ह्यूमन उसका। अब आसन की अगर अपन बात करें तो योग सूत्र के अनुसार कितने तरीके के आसन हैं? कौन कौन से? नंबर मत बताओ, लिखो। यस, करेक्टिव रिलैक्सेशन मेडिटेशन, है ना, जो एक आसन जो आपके शारीरिक विकास के में सहायक होते हैं, है ना, तो वो आपको डेवलपमेंटल आसन हो गए। वो उसमें चक्रासन है, अनुरासन है, जो आपको रिलैक्सेशन देते हैं। ऐसे आसन जो आपकी थकावट को दूर करते हैं, उसमें श्वासान है और मकरासन है। ध्यानात्मक आसन जो आपकी मेडिटेटिव स्टेट की तरफ ले जाते हैं,
उसमें पद्मासन और सिंहासन आते हैं जो आपकी एकाग्रता को बढ़ाने में सहायक होते हैं। अगर अब फोर्थ एस्पेक्ट की अपन बात करें विच इज रिलेटेड टू प्राणायाम। क्या होता है प्राणायाम? यस, कंट्रोल ऑन ब्रीदिंग। आपकी इनहेलिंग एंड उसको आपको वापस श्वास को निकालने की गति को नियंत्रित करना ही प्राणायाम कहलाता है। ये आपके श्वसन ओब्वियसली ब्रीदिंग सिस्टम को जो है वो कंट्रोल करता है। ये आपका एक वे ऑफ मेडिटेशन है। ठीक है, इसमें तीन तत्व होते हैं। अब ये अपन उसमें नहीं जाएंगे। पूरक होता है, कुंभक होता है, अंतः कुंभक होता है। ठीक है, आपका वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीज है कि मतलब आप अपने ब्रीदिंग ले रहे हो तो उसको कंट्रोल करिए, उसको रोक के रखिए, उसको पूरी तरीके से आपके एयर अंदर लेके उसको छोड़िए। तो दीज आर फ्यू ऑफ द पार्ट्स ऑफ प्राणायाम। तो अब अल्टीमेटली सी व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर इज कि दो तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। वन क्वेश्चन इज रिलेटेड टू 2 मार्कर क्वेश्चन, वन एस्पेक्ट सेकंड एस्पेक्ट इज द 5 मार्कर क्वेश्चन। 5 मार्कर क्वेश्चन विल नीड यू टू नो एटलीस्ट 4 और 5 पॉइंट्स। तो ये जो जो क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन आपको कहाँ हेल्प करेगा? आपके 5 मार्कर क्वेश्चन के अंदर। 2 मार्कर पूछा जा सकता है बट उतनी डेप्थ में जाके मुश्किल है कि वो इस तरीके का क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, तो यहाँ अब इसको थोड़ा सा फास्ट करते हैं पतंजलि वाले पार्ट को। इसमें एक तो धारणा, ध्यान, समाधि और प्रत्याहार। मैंने आपसे कहा था जैसे छाल, धारणा क्या होता है? सैपलिंग। आपकी ध्यान क्या होता है? फ्लावर। और आपकी समाधि क्या होती है? आपकी फ्रूट, है ना। तो अब प्रत्याहार जो है वो आत्मनियंत्रण की मतलब सेल्फ कंट्रोल की एक प्रोसेस है। धारणा की अगर अपन बात करें तो वो किसी चीज पे फोकस करना जो है ना, वो चीज जो है वो धारणा कहलाती है। ध्यान, आप जानते हैं कि अगर किसी चीज पे लगातार कांस्टेंट अपना मंथन करते रहे, चिंतन करते रहे, तो दैट इज ध्यान। एंड समाधि इज अपने सभी आवेशों को रोकना और उसको अपने आप को कंट्रोल करना, दैट इज समाधि। अब कुछ आसन पे अपन आते हैं जो इंपॉर्टेंट आसन है। उसमें से सबसे पहली चीज जो है विच इज क्वाइट ए फेमस थिंग, वो है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार क्या होता है उसके बारे में कुछ ब्रीफ बताएं फटाफट। हाँ, ऐसा नहीं हो कि कहीं ऐसे लगे कि बाबा रामदेव जी की क्लास चल रही है। स्टेप्स लिखो, स्टेप्स 12 स्टेप्स होते हैं, सही है। कौन से हैं पता है क्या? ठीक है, अब आप लिख लेना 12 स्टेप्स कौन से होते हैं वो आपको लिखने हैं। तो इट इज वन ऑफ द इनिशियल आसन जो जिसके अंदर जो स्टार्ट है उसका मतलब एक तरीके से आप आसनों द्वारा सूर्य को नमस्कार कर रहे हैं। इसमें 12 आसन होते हैं, आपने जैसे बता ही दिया। वार्म अप और आसान आसन के बीच की कड़ी है एक तरीके से। हमेशा जनरली जब इसको करते हैं तो सूर्योदय के टाइम पे करते हैं, खाली पेट करना चाहिए। इससे फायदा क्या होता है कि आपकी सहनशीलता और जो लचीलापन है वो बढ़ता है, एकाग्रता बढ़ती है। ठीक है, आपके शरीर को जो है वो एनर्जी मिलती है। तो मतलब दीज आर फ्यू ऑफ द एस्पेक्ट्स। हालांकि दीज आर वेरी जनरल एस्पेक्ट बट यू कैन राइट whenever you are getting it as a 5 marker question. So you should also write the benefits of that asan, what are the limitation of that asan, and जो जनरल उसके बारे में टर्म्स आपको पता है। जैसे भी आपने कहा कि 12 जो आसनों का योग है तो वो 12 आसनों के योग में आपको उसमें पूछ लिया। ठीक है, नेक्स्ट जो अपन बात करते हैं वो है षटकर्म। षटकर्म हो सकता है मैं स्पेलिंग उसको षटकर्म ही कहते हैं। वो आसन क्या होता है और इसके बारे में कुछ आप जो जानते हैं बताइए। फटाफट फटाफट करते हैं यार, अब ये नहीं तो ये आसन और प्राणायामों में चला जाएगा लगता है।
प्रांशु जी, बोर तो नहीं हो रही हो? ओके। 6 क्रियाएं, उसमें नेति, द्योति, नोली, वस्ती, त्राटक, आपका कपालभाति। ठीक है। जो ठीक है, गुड गुड, आप सबको याद है। अब इसमें कुछ आसन जो है विच इज इंपॉर्टेंट, जैसे वज्रासन, वृक्षासन, है ना, निरालंब भुजंगासन, शवासन, मत्स्यासन, मकरासन। तो ये कुछ टर्म्स हैं। इसको अगर आप इस तरीके से इनके इनके मतलब समझोगे, जैसे मत्स्य आसन है तो जैसे मत्स्य का मतलब मछली की मुद्रा। ठीक है। तो जिस तरीके से फ्री फ्लोटिंग मछली होती है, तो वो आपके क्या है कि आपके स्ट्रेस को कम करने का। तो आपको जो ये टर्म्स हैं उनके कनेक्टिंग चीजों से अगर आप उसको याद रखने की कोशिश करोगे तो इट बिकम्स इजी फॉर यू। जैसे अब शवासन है, शवासन इज मोर ऑफ लाइक है कि आप अपनी लाश की तरह की मुद्रा है, मतलब जिसमें आप यू आर, लाश जो है वो रिलैक्स्ड है, मतलब वो आराम है, एक तरीके का कुछ भी नहीं कर रही। तो वो आराम का अभ्यास हो गया। मकरासन जो है वो अगेन आपके मकरासन का जो मतलब है वो मगरमच्छ की मुद्रा है। भुजंगासन वो पोज है। तो दीज आर, इफ यू कनेक्ट देम विथ द रिलेटिव टर्मिनोलॉजी, तो आपके लिए थोड़ा सा उसको आसान हो जाएगा याद करना। ठीक है। इसमें अब जो इसमें जो क्वेश्चन आएगा स्पेशली वो 2 मार्कर क्वेश्चन ही होगा, जिसमें आपको ये पूछ लेगा जैसे मकरासन क्या होता है। ठीक है। तो अब शिथिल कारक आसन है, मतलब जस्ट फॉर रिलैक्सेशन एक आसन है। आपको उसमें जनरली जो आसन है वो किस किस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट के को हेल्प कर रहा है, अगर आप उस चीज को याद रखते हो तो इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि वो कैसे इम्पैक्ट करेगा आपकी बॉडी पे। तो वहां से आपको याद रखना आसान हो जाएगा। जैसे शारीरिक दक्षता के लिए अगर अपन आसन की बात करें तो धनुरासन, धनुरासन है ना। अब चक्रासन है, तो चक्रासन के बारे में अगर अभी मैं आपसे सिर्फ यही पूछता हूँ कि चक्रासन का अगर आप के बारे में अगर आपको कुछ 2 पॉइंटर्स लिखने हैं तो व्हाट विल बी योर आंसर? यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अभी जो अपन ने पहले चीज डिस्कशन की थी, जो अपन देख रहे थे कि संवर्धनात्मक आसन है, वहां पर मैंने इन एग्जाम्पल्स को कोट किया था। तो पहला जो सबसे पहला पॉइंटर अगर आपको लिखना चाहिए तो वो पॉइंटर वहीं से आपके पास में लिख लेना चाहिए कि वो सिस्टम ऑलरेडी आप वहां से वो इन्फॉर्मेशन उठा के यहाँ इसको पुट कर दीजिए। सेकंड जो पार्ट है, चूंकि अगर अपन अब देखें कि उसका लाभ क्या है, तो वो आपके जो बोन बोन मैरो है या आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है, बोन मैरो नहीं सॉरी स्पाइनल कॉर्ड है, उसको जो है वो लचीला बनाती है ना। आपके हार्ट को जो है उसके जो उसके प्रोसेस है उसको फास्ट करती है, उसको बेटर करती है। आपकी बॉडी में जो अगर स्ट्रेन है आपके बोन्स में तो उनको हेल्प करती है, आपकी कंसंट्रेशन को बढ़ाती है। तो दीज आर फ्यू ऑफ द एस्पेक्ट्स व्हिच इज देयर इन दोज आसन्स। ठीक है। तो अब ये आसन तो आपको रटने ही पड़ेंगे, तो मैं बहुत ज्यादा इसमें टाइम अपना वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो अपने को समझनी चाहिए और उससे मतलब थोड़ा सा अपने लिए आसान हो जाएगा कि उसको उस पार्ट को कैसे अपन हैंडल करें। तो अगर हम इसमें ये कर रहे हैं कि आपके लिए जो पीडीएफ में शेयर कर रहा हूँ उसके अंदर सारे प्राणायाम्स की कुछ कुछ मेजर जो उसके बेनिफिट्स हैं, उसकी जो अ, उसका जो मतलब है, वो सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करके दे रहा हूँ। इसमें अपन ज्यादा अंदर डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट चीज पे अपन आते हैं, वो है कि योगा के टाइप्स, टाइप्स ऑफ योगा। तो कितने टाइप्स ऑफ योगाज यू नो? कुछ तो अभी अपन ने डिस्कस भी कर लिए थे।
ग्रेट। कर्म योग, ज्ञान योग, हठ योग, राजयोग, मंत्र योग, लग लय योग, भक्ति योग, ये सारे तरीके के योगाज हैं। अब इसमें मैं एक एक चीज में, कर्म योग जो है वो कर्म करने का योग है ना, मतलब ऑब्वियसली कर्म योग मानव सर्व सर्व आत्म कल्याण, निष्काम कर्म सेवा करने का योग है। ठीक है। ज्ञान योग जो है वो ज्ञान और विवेक का योग है, बौद्धिक शक्तियों को जगाने का तरीका है। हठ योग जो है वो शारीरिक व मानसिक शुद्धि प्राप्त करने का योग है। इट हेल्प्स यू इन अचीविंग दी बॉडीली एंड मेंटल प्यूरिटी। ठीक है। इसमें मार्कंडे जो मुनि थे, ही वॉज दी योगी। राजयोग जो है वो सबसे उत्तम कोटि का योग माना जाता है, उसका एक राजसी योग है ना, बिकॉज नाम ही इसका ये है। मंत्र योग जो है वो आपको आपके मन को बंधनों से स्वतंत्र करता है, और उसका उद्देश्य ये है कि वो आपको जो अर्थली जो आपके आकर्षण है या अट्रैक्शंस हैं उसको, उससे आपको अलग रखना, डिटैचमेंट का एक तरीका जो है वो दैट इज मंत्र योग। लय योग जो है वो आपके व्यक्तित्व को मतलब जानते हुए आप उसको एक तरीके से मिलने का, विलय का, घुलने का योग है, दैट इज लय योग। भक्ति योग इज जो आपकी भक्ति करने का योग है, मतलब जिसपे आपका श्रद्धा और आपकी आस्था पे फोकस करते हुए जो जिस श्रद्धा के तंत्र को बढ़ाने का जो तरीका है, दैट इज भक्ति योग। ठीक है। तो दीज आर फ्यू ऑफ द एस्पेक्ट्स विच वाज रिलेटेड टू योगा। जो कुछ और इसमें बेसिक टर्म्स, मतलब जैसे क्वेश्चन आ जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल कि योगा एक भारतीय विरासत है, इस पे आप जो है अपना आंसर लिखिए। तो हमने जो हिस्टोरिकल उसकी चीजें देखी, उन एस्पेक्ट्स को हम इस आंसर में लिख सकते हैं। योगा के बेनिफिट्स क्या हैं, ये अभी हमने बहुत सारे तरीके के योगा जो है उसके बेनिफिट्स देखे कि क्या क्या हो सकता है। ऑब्वियसली बहुत सारा है। अब आप उसको उस बेनिफिट वाले पार्ट को यू कैन डिवाइड इट इन आध्यात्मिक रूप से, उसके बौद्धिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, इन सारी तरीके से जो है ना, इसमें डिवाइड करके अगर आप उसका एक ग्रुप बना लेंगे, देन इट बिकम्स इजी फॉर यू टू हैव इट एंड टू रिप्रेजेंट दोज थिंग्स इन ए बेटर मैनर। तो यहाँ पे आप एक जो है इमेज या डायग्राम जो है वो बना सकते हैं। ठीक है। तो ये कुछ पार्ट्स थे विच वाज रिलेटेड टू योगा। ठीक है। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द अनदर मेजर एस्पेक्ट। कौन सा एस्पेक्ट है? सबसे पहला एस्पेक्ट है स्पोर्ट्स पॉलिसीज। उसमें जाने से पहले अपन फटाफट एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। वो एक्सरसाइज है कि स्पोर्ट्स अवार्ड्स कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। तो कौन कौन से अवार्ड्स हैं इंडिया में, स्पोर्ट्स अवार्ड्स? इंडिया के अवार्ड्स बताइए और स्टेट अवार्ड्स बताइए। पहले इंडिया के अवार्ड्स बताइए। ठीक है। बहुत सारे अवार्ड्स आपने बता दिए। सबसे मेजर अवार्ड जो फेमस अवार्ड है दैट इज अर्जुन अवार्ड। अगर अपन नेशनल अवार्ड की बात करें, 1961 से दिया जा रहा है, एनुअली दिया जाता है। किसके द्वारा? यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के द्वारा। क्या क्या देते हैं इसके अंदर? 15 लाख रुपीज देते हैं, आपका जो ब्रॉन्ज स्कल्पचर है अर्जुन का वो देते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं, सेरेमोनियल ड्रेस देते हैं। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट इफ समबडी आस्क यू ए 2 मार्कर क्वेश्चन, देन यू शुड ट्राई टू गिव दीज थिंग्स, जो उसमें आप दे सकते हैं। सबसे मेन इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अपन देखें तो कंटिन्यूअसली इंटरनेशनल लेवल पे 4 साल में अगर उसने अपना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इंक्लूडिंग द ईयर ऑफ नॉमिनेशन, देन ही इज एलिजिबल फॉर दैट अर्जुन अवार्ड। सेकेंड थिंग, डिसिप्लिन एंड लीडरशिप क्वालिटीज उसके अंदर होनी चाहिए। और ऑब्वियसली उसको जो नाडा और वाडा, जो अपन अभी टर्म्स देखेंगे कि नाडा क्या होता है, वाडा क्या होता है, तो उसमें उसको बैन नहीं किया गया हो या कोई तरीके का रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया जा रहा हो। अभी जो है कितनी कैटेगरीज में अर्जुन अवार्ड दिए जा रहे हैं 2001 से?
7 कैटेगरीज में। कौन कौन सी हैं 7 कैटेगरीज? ओलंपिक, वर्ल्ड कप, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, इंडिजिनियस गेम्स, आपका क्रिकेट, यस, एंड पैरा स्पोर्ट्स। ठीक है, इन सब में दिया जा रहा है। सबसे पहला जो अवार्ड ओब्वियसली 1961 में दिए गए होंगे, तो वो बिकॉज वहीं से स्टार्ट हुआ। तो 1961 में जो अवार्ड्स हैं, करणी सिंह को शूटिंग में, सलीम दुर्रानी को क्रिकेट में, पीके बनर्जी को फुटबॉल में। नॉट वेरी रेलिवेंट, आप इसको स्किप कर सकते हैं बिकॉज इस पार्ट में इतने सारे नाम्स आप याद नहीं रख पाओगे। एक दो नाम आपको अगर याद हो तो वो लेटेस्ट नाम भी अगर आप याद कर लेंगे तब भी आपको चल जाएगा। ठीक है, लेटेस्ट में 3 खिलाड़ियों के नाम बताइए जिनको 2021 में अर्जुन अवार्ड दिया गया। कोई भी 3 खिलाड़ी बता दीजिए। हालांकि बहुत बड़ी लिस्ट है अर्जुन अवार्डीज की। आपके कमेंट्स मुझे नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, यस, ठीक है। मतलब इस तरीके का क्वेश्चन भी 2 मार्कर पूछ सकते हैं कि भाई अब 3 बताइए जिनको अर्जुन अवार्ड्स जो है वो दिए गए। नेक्स्ट जो अवार्ड है, इंपॉर्टेंट अवार्ड, दैट इज रिलेटेड टू जो जिसका नाम अब चेंज हो गया है। पहले वो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाता था, हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है। अभी उसको किस नाम से जाना जाता है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से। ठीक है, ये अवार्ड जो है वो 1991 1992 से स्टार्ट हुआ। ऑब्वियसली अगर आप इसको ऐसे भी याद सोच सकते हैं कि भाई राजीव गांधी की डेथ के बाद स्टार्ट हुआ है, तो राजीव गांधी की डेथ कब हुई थी, तो उससे आप लिंक करके भी इसका एक इनिशियल स्टेट समझ सकते हो। कौन देता है? यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स देता है। इसके अंदर 25 लाख रुपए दिए जाते हैं, मेडल दिया जाता है, सेरेमोनियल ड्रेस दी जाती है, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। सबसे फर्स्ट रेसिपिएंट कौन था इस अवार्ड का? विश्वनाथन आनंद। यस, अगर मान लीजिए अब आपसे विश्वनाथन आनंद के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा, देन अपार्ट फ्रॉम हिज एक्सीलेंस इन हिज चेस की कैटेगरी में, ये जो कुछ अवार्ड्स हैं, ये दीज अवार्ड यू शुड मेंशन, स्पेशली उसमें जो यूनिकनेस है। जैसे मतलब फर्स्ट रेसिपिएंट है तो फर्स्ट रेसिपिएंट आप लिखते हुए उसमें लिखें कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के अंदर फर्स्ट रेसिपिएंट था, तो वो आपको एक बेनिफिट इसमें दे दिया जाएगा। ठीक है, अभिनव बिंद्रा है, he was one of the youngest recipient। अभिनव बिंद्रा गोल्ड मेडल कैटेगरी में, इंडिया की अगर कैटेगरी अपन देखें तो उसमें जो है उनको मिल रखा है। ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जिसको 2 बार जो है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिल चुका है? मतलब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिल चुका है। यस, पंकज अडवाणी। अभी रिसेंट में एक पैरा ओलंपियन को भी अवार्ड दिया गया। कौन है वो? और वो हमारे स्टेट से ही है। यस, अवनी लेखरा। तो उस पे एक क्वेश्चन जिस तरीके से अपूर्वी चंदेला पे क्वेश्चन पूछा गया था, तो देर इज ए हाई चांस कि क्वेश्चन पूछा जाएगा अवनी लेखरा पे। अवनी लेखरा के बारे में कुछ और भी बताइए, अपार्ट फ्रॉम जो चीज आपने लिख दी है या उनको पैरा ओलंपिक में जो अवार्ड मिला। नहीं, जयपुर में रहती है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। किसी स्कीम की एम्बेसडर हैं या कुछ बनाया गया है उनको स्टेट के हिसाब से, तो वो आप मुझे बताइए। बचाओ बेटी। यस, तो मतलब दीज, ये आपको बताने का रीजन क्या है कि आप जब भी कोई चीज देख रहे हैं तो उसको टोटलिटी में देखिए। उसको सिर्फ आपसे स्पोर्ट्स का क्वेश्चन पूछा गया तो आप स्पोर्ट्स के एंगल से मत देखिए। अगर उसमें आप ये डायमेंशन भी ले आएंगे तो इट विल गिव यू एन एडेड एडवांटेज और आपका जो आंसर है वो बेटर हो जाएगा। ठीक है, तो वो चीज आप ध्यान में दीजिए। तीसरा जो अवार्ड है वो द्रोणाचार्य अवार्ड है। द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है? स्पोर्ट्स ट्रेनर को दिया जाता है। 1985 से स्टार्ट हुआ। इस अवार्ड में 15 लाख रुपीज दिए जाते हैं, प्लस ओब्वियसली जिनके नाम पे होता है तो उसकी स्टैचू एक दे दी जाती है, ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ द्रोणाचार्य। इसमें एलिजिबिलिटी क्या है? जब भी कोई ट्रेनर के द्वारा किसी ऐसी टीम को ट्रेन किया गया है, प्लेयर को ट्रेन किया गया है जो ओलंपिक पैरा ओलंपिक में किसी मेडल, जिसको कोई मेडल मिला है,
या वर्ल्ड कप या वर्ल्ड चैंपियनशिप में कोई मेडल मिला है, अपार्ट फ्रॉम दैट एशियन गेम्स एंड कॉमनवेल्थ गेम्स में अगर उसको कोई गोल्ड मिला है, या उनका कोई इंटरनेशनल स्पोर्ट फेडरेशन में कोई ऐसा रिकॉर्ड है जिसको एक्सेप्ट किया गया। चौथी एक और कैटेगरी है कि एक्सीलेंट परफॉर्मेंस जो उन्होंने इंडिजीनियस गेम्स में 3 साल में दिए, तो उसके आधार पे ही समवन बिकम्स एन एलिजिबल पर्सन। तो ओ एम नाम्बियार हैं, बालचंद्र भारद्वाज है, बीजी भास्कर है, मतलब इन सबको पहले मिल चुका है। राजस्थान से भी बहुत सारे लोग हैं जिनको पर्टिकुलरली ये अवार्ड मिल रखा है। 3 लोगों के नाम लिखिए। ठीक है, यस यस राइट, है ना। रिपु दमन सिंह है, महा सिंह है कुश्ती में, ठीक है। आपका श्याम सुंदर राव के जो है वो हैं, सागरमल धायल हैं, आप कर्ण सिंह लिख रहे हैं, कर्ण सिंह हैं। तो ये सब जो हैं, ये इन सबको अवार्ड्स मिल चुके हैं, स्पेशली राजस्थान से रिलेटेड एस्पेक्ट में। तो ये एक अगेन सिंगल सिंपल क्वेश्चन बन गया, 2 मार्कर क्वेश्चन बन गया, तो यू शुड नो। बट वेन एवर यू आर राइटिंग द नेम ऑफ द ट्रेनर, यू शुड ऑल्सो राइट द स्पोर्ट्स विथ विच दे वर एसोसिएटेड विथ, जिस स्पोर्ट्स के साथ वो जुड़े हुए थे। अगर आप वो नहीं लिखेंगे तो आपको जहां 2 मार्क्स मिल सकते हैं पूरे नॉलेज होने के बावजूद भी, आपको वो मार्क्स कम देगा। तो आप उसमें जब भी इस तरीके के आंसर्स लिखें तो लिखें कि वो किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड थे। ईयर लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन सी ईयर में उनको दिया गया था, बट एसोसिएशन विद द स्पोर्ट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है। अब अपन आगे चलते हैं। तो ध्यानचंद अवार्ड जैसे मिलता है, और अभी रिसेंटली इंडिया ने नेशनल अवार्ड्स में 2 नए अवार्ड्स भी ऐड किए। वो कौन से अवार्ड हैं, मतलब वेरी वेरी रिसेंट अवार्ड्स 2017-2018 के अंदर जो है वो ऐड किए, कोई बताएगा? यस, राइजिंग स्टार अवार्ड है। यस, क्वेश्चन है, क्वेश्चन राइजिंग स्टार अवार्ड है। यस, आई एम सॉरी, इंडिया बोल रहा हूँ मैं, राजस्थान गवर्नमेंट ने अवार्ड जो है वो 2 नए स्टार्ट किए हैं, अपार्ट फ्रॉम जो उनके मेन अवार्ड्स हैं। वो कौन से अवार्ड हैं? एक्सीलेंस अवार्ड एंड द राइजिंग स्टार अवार्ड्स। यस यस, इसके अलावा जो 2 मेजर अवार्ड राजस्थान गवर्नमेंट देती है वो कौन से हैं? महाराणा प्रताप अवार्ड एंड वशिष्ठ अवार्ड। वशिष्ठ अवार्ड जो है वो पूछा जा चुका है, तो देयर इज वेरी लो चांसेस कि वशिष्ठ अवार्ड को फिर से पूछेंगे। महाराणा प्रताप अवार्ड के बारे में आप क्या जानते हैं? तो अब आपको जो स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, मैं आपके साथ जो शेयर कर रहा हूँ पीडीएफ, उसमें आई एम गिविंग यू ए टेबुलर फॉर्मेट। कौन कौन से अवार्ड्स हैं उसमें, किस किस तरीके की उसकी इंपॉर्टेंस है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या हैं, किस तरीके के प्राइजेस दिए गए हैं, उससे रिलेटेड कोई मेजर अवार्डी है तो उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन हम इसमें दे रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक अवार्ड्स हैं जो अपने को जानने जरूरी थे, जिससे क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। इसके अलावा और कौन से अवार्ड्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है? कोई और अवार्ड आपको ध्यान है? एक और इम्पोर्टेंट अवार्ड है,
यस, आप लोगों ने सब तेंजिंग नॉर्वे अवार्ड और ये सारी चीजें सही बताई हैं। मौलाना आजाद अवार्ड जो है वो भी आपने सही बताई है। नेशनल खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, जो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट अवार्ड है जो 4 कैटेगरीज में दिया जाता है ना। तो अवार्ड के सेगमेंट में अपन ने देख लिया कि जब भी आप किसी अवार्ड के बारे में लिखेंगे तो क्या चीजें लिखेंगे। पहला चीज आप उसमें लिखेंगे कि कब से स्टार्ट हुआ, कौन से एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, फेमस अवार्डी, 2-3 अवार्डी आपको पता होने चाहिए कि वो, स्पेशली अगर आप राजस्थान के अवार्डीज याद रखेंगे तो इट बिकम्स इजियर फॉर यू। जब वो अब वाइस वर्सा क्वेश्चन पूछ लेगा कि वो राजस्थान के अवार्डीज आपसे पहले पूछ लेगा, मतलब ये पूछ लेगा कि इनमें जो है राजस्थान के अवार्डीज कौन से हैं। जब भी मैंने कहा कि आप जब अवार्डीज लिखेंगे देन यू शुड ऑलवेज राइट दी स्पोर्ट्स विथ विच दे वर एसोसिएटेड, उससे आपका आंसर जो है वो पूरा हो जाता है और आपको पूरे बेटर मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, नाउ इसके बाद एक सेगमेंट है विच इज रिलेटेड टू दी स्पोर्ट्स पॉलिसीज ऑफ इंडिया एज वेल एज योर स्टेट स्पोर्ट्स पॉलिसी। उसके अंदर भी 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक तो है साई, स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको एंड द सेकंड चीज इज दी स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल। ठीक है, तो अब पहले तो मुझे बताओ कि इंडिया की स्टेट जो पॉलिसी है वो कब की है, स्पोर्ट्स पॉलिसी। ओके, ठीक है, तो अब अपन स्ट्रक्चर देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर अगर अपन देखें इंडिया में, तो इंडिया में 1982 में एशियन गेम्स हुए थे इंदिरा गांधी के टाइम पे। ठीक है, उसी साल गवर्नमेंट ने जो है वो स्पोर्ट्स के लिए अलग से डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश किया था, प्लस नेशनल वेलफेयर फंड जो है वो क्रिएट किया था। उसका ऑब्जेक्टिव था, क्या ऑब्जेक्टिव था? फाइनेंशियल असिस्टेंस देना प्लेयर्स को। उसके बाद 1985 में जो है डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स जो है वो उसको रीनेम कर दिया गया यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स में। फिर एक इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री बनाई गई, कब बनाई गई? 2000 में। किस लिए? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स। 2008 में डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स जो है वो अलग से क्रिएट किया गया, बट वो एक ही मिनिस्ट्री के अंदर रखा गया। ठीक है, इसमें जो इंपॉर्टेंट इंडिया की अगर अपन बात करें तो साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी है। स्टैब्लिश कब हुई थी? 1984 में। कहां पे इसका हेडक्वार्टर है? इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। इट इज द एपेक्स, जो हाईएस्ट नेशनल स्पोर्ट्स बॉडी है स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के लिए, वो साई है। इसके अंदर 2 जो इंस्टीट्यूशन है वो काम करते हैं। पहला इंस्टीट्यूशन है नेताजी सुभाष नेशनल स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट। कहाँ का है वो? आप लोगों के आंसर्स मुझे दिखते ही नहीं है। पंजाब, पटियाला, यस। तो एक क्वेश्चन सीधे सीधे जिस तरीके से पीपी पेट्रोलियम वाली जो टीटी के लिए जो एसोसिएशन है उसके बारे में जो क्वेश्चन पूछा गया था, उससे रिलेटेड सीधे सीधे क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा जा सकता है। पीएसपीबी जो टेबल टेनिस एकेडमी के बारे में पूछा गया, तो सेम क्वेश्चन जो है वो नेताजी सुभाष नेशनल स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट के बारे में पूछा जा सकता है। इसके साथ में दूसरा इंस्टीट्यूशन है वो है लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन केरला में। इसके बाद बहुत सारे स्टेडियम्स जो है वो मेंटेन करती है, बहुत सारे रीजनल सेंटर्स मेंटेन करती है, बहुत सारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो मेंटेन करती है, साइज स्पेशल एरिया गेम्स जो है वो मेंटेन करती है, 56 स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर्स मेंटेन करती है। एंड उसके बाद एक चीज आती है विच इज रिलेटेड टू ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल। ठीक है, ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल जो है वो कब बनी थी? हाँ गीता जी, एक्चुअली अगर आपका अगर मैं ये देखूं, आप लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन का जो एकेडमिक विंग है अंडर दी एसआई, दैट इज इन
आपका तिरुवनंतपुरम केरला के अंदर ही है वो चीज। ओके, तो स्पोर्ट्स काउंसिल जो है वो 19 अक्टूबर 2015 को एस्टेब्लिश की गई थी। इट इज एन एडवाइजरी बोर्ड बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। अब देखो कुछ टर्म हैं जो बार बार आपने सुने भी होंगे और विच इज बिकम मतलब विच बिकम्स रेगुलर ऐसी चीजों में डिस्कशन या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाते हैं, जिसमें जैसे डोपिंग है, या आप देखोगे कि परफॉर्मेंस एनहांसिंग जो ड्रग्स होती हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए उस पे चूंकि कोई भी इंटरनेशनल इवेंट का जो है वो मैंडेट है जिसमें डोप फ्री स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जाता है, तो उसके लिए जैसे जिस तरीके से वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है, तो उसी तरीके से हमारे यहाँ पे नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है। 2005 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के अंडर ये काम करती है। सॉरी, ठीक है। अब लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, जिसके अंदर हम देखते हैं कि अगर हम पॉलिसीज की बात करें तो जो फर्स्ट स्पोर्ट्स नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी थी वो 1984 में आई थी। मेजर फीचर्स, आपके हिसाब से कोई भी पॉलिसी अगर बनाते हैं तो उस पॉलिसी में मेजर फीचर्स क्या होंगे, मतलब क्या कौन कौन से एस्पेक्ट्स जो है वो किसी भी पॉलिसी में गवर्नमेंट उसको कंसीडर करती होगी, स्पेशली अगर अपन स्पोर्ट्स की बात करें तो व्हाट आर दी फीचर्स। इसमें एक लर्निंग है, इसलिए मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है। अगर आप उस क्वेश्चन को विदाउट गोइंग इनटू मतलब विदाउट लुकिंग इनटू द नॉलेज विच यू हैव, आई मीन नॉलेज इन द सेंस जो चीज फैक्ट्स आपको पता है उनको अगर आप इग्नोर करें, उनकी बजाय आप ये देखें कि कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो एक पॉलिसी में होने चाहिए, अगर आप उसको सोचोगे तो बहुत सारे पॉइंट्स आप ऑलरेडी खुद से भी क्रिएट कर पाओगे। तो ये पूछने का कारण इसलिए ये है कि इससे आपके लिए इजी हो जाएगा अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है। ऑब्वियसली जब भी हम स्पोर्ट्स की बात करेंगे तो स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, उसमें उनकी ट्रेनिंग की बात करेंगे, लोगों को उसमें उसके पार्टिसिपेशन की बात करेंगे, लोगों के, अब जो प्लेयर्स की हम बात कर रहे हैं तो प्लेयर्स की वेलबींग की बात करेंगे, उनको न्यूट्रिशियस फूड की बात करेंगे। अब स्पोर्ट्स में जब स्पोर्ट्स आ रहा है तो स्पोर्ट्स में ऑब्वियसली रिमोट कंट्री एरियाज में लेके जाने की बात करेंगे, उसमें स्पोर्ट्स में जो इक्विपमेंट्स यूज हो रहे हैं तो उसके लिए स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज की प्रमोशन की बात करेंगे, हम स्पोर्ट्स में नए नए इनोवेशंस और रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करेंगे, दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में उसके कोऑर्डिनेशन की बात करेंगे, ठीक है। फिर जो प्लेयर्स हैं उनके लिए एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज जो है वो हम उसकी बात करेंगे। तो मतलब देखो, कोई भी आप ये इस स्पोर्ट्स वाली चीज तक रिलेटेड नहीं है, कभी भी कोई भी पॉलिसी अगर अपन देखते हैं तो उस पॉलिसी में जो थिंकिंग प्रोसेस होता है वो थिंकिंग प्रोसेस इसी तरीके से होता है 360 डिग्री, जिसमें सारे डायमेंशंस को कवर करने की कोशिश की जाती है कि कौन कौन से एस्पेक्ट्स को ध्यान रखने की जरूरत है। उसके बाद जो है आपने बताया, आप लोगों ने बताया भी, नई स्पोर्ट्स पॉलिसी जो है वो आई, दैट पॉलिसी वाज इन 2001। उसकी जो उस पॉलिसी में क्या होगा, अब देखो जो पुरानी पॉलिसी में हो चुका है उसको और बेटर करने के ऑप्शंस, उस पे और डेवलपमेंट के ऑप्शंस, ठीक है। उसमें कुछ चीजें ऐसी होंगी जो रिपीटेटिव ही होंगी, जो आपको दिखेगा कि वो ऑलरेडी है। जैसे अभी हमने पहले देखा था कि हमने रूरल एरिया में हम उस पॉलिसी को ले जाना चाह रहे थे, अब इस पॉलिसी में पार्टिसिपेशन बढ़ाना चाह रहे हैं किसके, वुमेन के, ट्राइबल्स के, रूरल यूथ के, जो ऑलरेडी उसमें नहीं है ना। या हम ऑर्गेनाइज सेक्टर का जो पार्टिसिपेशन है वो हम इसमें बढ़ाना चाह रहे हैं, या साइंटिफिक ट्रेनिंग सपोर्ट है, क्योंकि जितना जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जाएगा वैसे वैसे आपको नीड जो है, स्पोर्ट्स में भी आपने देखा होगा कि स्पोर्ट्स में नीड जो है वो बढ़ती जाती है, तो वो एस्पेक्ट्स को कवर करने की जरूरत है। राजस्थान की स्पोर्ट्स पॉलिसी कब आई थी? सिमिलर लाइंस पे जो है स्पोर्ट्स पॉलिसी, अगर अपन राजस्थान की भी बात करेंगे तो राजस्थान, अब वो जो हम नेशनल लेवल पे बात कर रहे थे वो सारी बातें यहाँ हम स्टेट लेवल पे बात करने लग जाएंगे। एक जो क्वेश्चन बन सकता है विच इज मोर ऑफ ए फिलोसॉफिकल एंड नॉट फिलोसॉफिकल, एक एनालिटिकल क्वेश्चन है कि इंडिया स्पोर्ट्स में
पीछे क्यों है? जब इतनी पॉलिसीज बना देते हैं और इतनी सारी चीजें अपन करते हैं, उसके बावजूद भी बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस इंडिया की नहीं रहती है। व्हाट आर फ्यू ऑफ द रीजंस जो आपको लगते हैं बिकॉज ऑफ विच इंडिया इज लैगिंग इन द स्पोर्ट्स सेक्टर? आई वांट यू टू राइट एटलीस्ट 3 points. Sports as hobby, not as a career. Okay. Everyone's want academic excellence. Okay. Not recognized as career option in society infrastructure. Yes. Okay. Poor infrastructure. Lack of investment. आपका स्पोर्ट्स जो है वो कैरियर ऑप्शन नहीं है। करिकुलम में जो हमारे जो स्पोर्ट्स के लैक ऑफ कोचेस, यस, लैक ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ यूथ्स, है ना, उनको ग्रूमिंग करने का जो है वो तरीका अभी हमारे पास में नहीं है। एग्जैक्टली। तो दीज आर फ्यू ऑफ द पॉइंट्स विच यू कैन राइट इन योर आंसर्स, है ना। तो ये इसको पूछने का कारण ये था कि इस तरीके का भी एक एनालिटिकल क्वेश्चन आ सकता है। अब यही सेम क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए ओलंपिक के अंदर परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रही है इंडिया, ठीक है, तो फ्यू ऑफ द पॉइंट्स यू कैन डायरेक्टली राइट एज द ऑप्शन जो आप ओलंपिक वाले उसमें भी लिख सकते हो। इंडिया ने कुछ प्रोग्राम्स और स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी चला रखी हैं। एक दो स्कीम्स अगर आपको पता हो तो बताओ। यस, टीओपी, खेलो इंडिया। राजस्थान पहला राज्य है जो सरकारी नौकरी देगा, ठीक है। तो खेलो इंडिया के बारे में कुछ बताओ, खेलो इंडिया के बारे में क्या जानते हो? इसमें कीवर्ड्स क्या हैं खेलो इंडिया के बारे में? देखो सिंपल सा, सबसे दो चीजें तो आपके उसमें आनी ही चाहिए। एक तो रिवाइविंग दी स्पोर्ट कल्चर इन इंडिया, इंडिया के अंदर स्पोर्ट्स कल्चर को वापस से पुनर्जागृत करना। सेकंड चीज जो है दैट इज बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क फॉर ऑल स्पोर्ट्स, है ना। तो ये दो चीजें जो हैं वो आपके खेलो इंडिया के ऑब्जेक्टिव में आनी चाहिए, ठीक है। इसके अंदर जो 3 स्कीम्स मर्ज की गई थी, राजीव गांधी खेल अभियान, अर्बन स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च स्कीम, नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च स्कीम, ये तीनों को जो है मर्ज किया गया था, ठीक है। अब यस, जस्ट ए सेकंड, यस। तो अब ये कुछ बेसिक चीजें हो गई। टॉप्स के बारे में बताओ पहले, तो टॉप्स है क्या? जी जी धर्म। ओके, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, मतलब ओलंपिक में मेडल प्राप्त करना। तो ओलंपिक में मेडल प्राप्त करने के लिए ऑब्वियसली इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव हो गया उसके नाम से ही है कि प्रोबेबिलिटी जो टू विन मेडल्स इन ओलंपिक को इंक्रीज करना। दिस स्कीम वाज स्टार्टेड इन 2014। क्यों? क्योंकि रियो ओलंपिक थे 2016 में, लेटेस्ट वाले ओलंपिक हुए 2020। कहाँ पे? 2020 में ही हो गए क्या लेटेस्ट ओलंपिक्स? कहाँ हुए? और आने वाले दो कहाँ होंगे? नेक्स्ट ओलंपिक्स पेरिस में। तो ये कितनी ऐसी एशियन सिटीज हैं जहां पे ये ओलंपिक्स हो रखे हैं?
हम्म। यस, आप लोगों ने बहुत सारी चीजें इसमें लिख दी। टोक्यो ओलंपिक अभी हो ही चुका है। नेक्स्ट ओलंपिक जो है वो पेरिस में है। थर्ड जो है 2028 विल बी इन लॉस एंजलिस। ठीक है, ये टोक्यो बीजिंग में हो चुके हैं। तो ये कुछ मेजर स्कीम्स थी जो भी हमने देखी। अब नेक्स्ट बात हम करते हैं, ये तो हमने देख ली स्टेट इंडिया की बात। अब राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल की बात अगर हम करते हैं, तो राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल जो है वो बनाई गई थी 1957 में। इट्स ए प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इन राजस्थान। ठीक है, ये राजस्थान इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन एक्ट 1958 के अंदर जो है उसको रजिस्टर किया गया था। इसका ऑर्गेनाइजेशन जैसे पिछली बार पूछ लिया गया था, तो पैट्रॉन इन चीफ जो है वो उसके गवर्नर हैं, डिप्टी पैट्रन जो है वो चीफ मिनिस्टर हैं, फिर इसमें सीईओ है, फिर उसमें डिप्टी चेयरपर्सन है। स्टेट के नॉमिनेट मैक्सिमम 12 लोग, 12 पीपल, जिसमें से 6 जो है वो एक्स ऑफिशियो मेंबर है। फंक्शंस क्या है अगर हम इसको देखें, तो जैसे सबसे, अगर हमने नेशनल स्टेट उसको भी देखा था, काउंसिल को भी देखा था, साई को भी देखा था, तो उसका मेन काम क्या था, जो स्टेडियम्स हैं स्टेट्स में उनकी मेंटेनेंस इंश्योर करना, उसको ऑपरेट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट है वो करना, ट्रेनिंग कैंप्स करवाना, जो ट्राइबल टैलेंट है जैसे यूथ है आपका, जो वुमेन है, तो उनको नर्चर करना, उनके लिए इस तरीके के रेसिडेंशियल स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर्स या कैंप्स जो है वो ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, तो दीज आर फ्यू ऑफ द पार्ट्स, फ्यू ऑफ द फंक्शंस ऑफ स्टेट्स पॉलिसी, स्टेट्स काउंसिल्स। इसमें आप इन सारी चीजों को जो है मतलब इसमें कुछ क्वेश्चंस जो है, कुछ आंसर्स जो है, उन ऑप्शंस को आप डिराइव भी कर सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग से। अब ये 4 अवार्ड्स देता है। 4 अवार्ड्स कौन कौन से हैं? 2 तो अभी अपन ने डिस्कस कर ही लिए थे। अवार्ड्स तो अपन ने सारे ही बोल दिए। उसमें से आपने बता ही दिया, महाराणा प्रताप अवार्ड देता है। आपने सेकंड चीज बता दी, गुरु वशिष्ठ अवार्ड देता है, राइजिंग स्टार अवार्ड देता है, एक्सीलेंस अवार्ड देता है। ठीक है, अभी कुछ एक ओलंपिक की बात हो रही थी, रूरल ओलंपिक की बात हो रही थी, क्या है वो, कुछ उसका आइडिया बताओ। ठीक है, इसमें कौन कौन से खेल इसमें शामिल हैं? कबड्डी, क्रिकेट, वॉलीबॉल, शूटिंग। तो देखो, अभी चूंकि लेटेस्ट में आयोजित होने वाले हैं, जिसको राजीव गांधी रूरल ओलंपिक खेल के नाम दिया गया, तो ये क्वेश्चन भी आपसे 2 मार्कर में पूछा जा सकता है। इसको थोड़ा सा ध्यान से प्रिपेयर करिएगा। अब इसमें मेरा एक एस्पेक्ट पूछने का ये है, व्हाई व्हाई शुड वी कंडक्ट दीज सच इवेंट्स? ठीक है, तो मतलब ये दीज आर द डायमेंशंस व्हिच कैन बी आस्क्ड इन द क्वेश्चंस। अब 2 एस्पेक्ट बचे हैं, वन इज फर्स्ट एड, सेकंड इज ओलंपिक एंड पैरा ओलंपिक। ओलंपिक गेम्स जो है वो, उसका लोगो, उसका मोटो
जो है वो आप बताओ कि क्या है वो। आपने बता ही दिया कि कहाँ कहाँ हो चुके हैं, कब होंगे। कितने तरीके के ओलंपिक्स होते हैं? समर ओलंपिक होता है, विंटर ओलंपिक होता है, पैरा ओलंपिक होता है ना? यूथ ओलंपिक होता है, डीफ ओलंपिक होता है, स्पेशल ओलंपिक होता है। मोटो इसका साइटस, एलटीएस, फोर्टियस, और अभी एक चीथी चौथी चीज जोड़ दी है, वो है कम्युनियस, है ना? ये इसका मोटो है। 5 रिंग्स हैं। इंडिया इसमें कब से पार्टिसिपेट कर रहा है? 1990, 1900 में से ही स्टार्ट कर दिया था। अब इसमें किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है? देखो, अभी चूंकि ओलंपिक्स अभी रिसेंटली हुए हैं, तो रिसेंटली जो विनर्स हैं उनके नाम आपसे पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन से विनर्स इस ओलंपिक में रहे हैं। यस। कितने प्लेयर्स को अब तक ओलंपिक में अवार्ड मिल चुका है? पहला कौन था? ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट गोल्ड किसको मिला इंडिविजुअल गेम में? उन 7 के नाम लिखो जो आप कह रहे हो 7 लोगों को मिला है। कौन कौन है वो 7? मैंने आपके सामने साथ में इसकी डिटेल्स टेली भी जो है वो एक शेयर की थी, मैं वापस से शेयर कर देता हूँ। ओके, आई विल सर्च इट एंड शेयर इट। हर्ष सर, अगर आप ऑनलाइन हैं तो प्लीज आप शेयर कर दें, मैं इसको आगे ले जाता हूँ। ठीक है। तो सिमिलरली पैरा ओलंपिक गेम्स में चूंकि अभी बहुत सारे मेडल्स जीते हैं, तो पैरा ओलंपिक गेम्स पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगेन जो क्वेश्चन जो है वो पैरा ओलंपिक पे नहीं पूछा जाएगा। स्पिरिट जो है, मोटो है स्पिरिट इन मोशन, इसका पैरा ओलंपिक का मोशन मोटो है। इसमें 3 एगिटोस, 3 एगिटोस का लोगो है, रेड ब्लू ग्रीन। कहाँ हुआ ये आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। कहाँ हुआ है वैसे? टोक्यो में ही हुआ है। यस। हाँ, यूनाइटेड बाय इमोशंस वाज द टैगलाइन। ठीक है। यस। अब कुछ जो चीजें हैं जो नई हैं, नई जोड़ी गई हैं, बिफोर वी मूव ऑन टू दी फर्स्ट एड पार्ट, दो चीजें जो हैं वो नई जोड़ी गई हैं। एक तो है कॉमनवेल्थ और दूसरा है एशियन गेम्स। कॉमनवेल्थ के बारे में क्या जानते हैं आप? कॉमनवेल्थ वैसे कहते किसको हैं? यस। फर्स्ट टाइम 1930s में कनाडा में स्टार्ट हुआ। हर 4 साल में किया जाता है। ठीक है। और इसका मोटो है ह्यूमैनिटी, इक्वालिटी एंड डेस्टिनी। 2022 में गोल्ड इंग्लैंड में होगा, 2018 में गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। इंडिया का जो पार्टिसिपेशन था 1934 में हुआ था फर्स्ट टाइम। राशिद अनवर वाज द फर्स्ट प्लेयर जिनको ब्रॉन्ज मिला था 74 केजी क्लास रेसलिंग में। राशिद अनवर जैसे अभी एक बार स्प्रिंग बोर्ड का क्वेश्चन पेपर आया था तो उसमें उन्होंने पूछ लिया राशिद अनवर कौन है। अब वो इसलिए है कि वो फर्स्ट हैं, तो हर हर स्पोर्ट्स इवेंट में अगर आपको फर्स्ट पता हो तो वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो देर इज ए प्रोबेबिलिटी। बट उसके बीच में बहुत सारे जो विनर्स हैं वो जरूरी नहीं है कि पूछा जाए। ठीक है। इंडिया में कब हुआ था? इंडिया में भी कॉमनवेल्थ हुआ था, उसके बाद बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज हुई थी। तो विच वॉज द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया? यस, दिल्ली, दिल्ली कॉमनवेल्थ जो हुआ था 2010 में सेकंड रैंक रहा था इंडिया। तो दीज आर फ्यू ऑफ द एस्पेक्ट्स जो आपको ध्यान रखने हैं। आप इसमें कुछ क्वेश्चंस इस तरीके के पूछे जा सकते हैं, जैसे मनु भाकर के बारे में पूछा जा सकता है कि कौन है, उन्होंने उनका नाम क्यों फेमस है। वुमेन प्लेयर्स आप बताइए जिनको गोल्ड मेडल मिला हो। यस, यू आर राइट अबाउट मनु भाकर।
जस्ट ए सेकंड होल्ड रखिएगा प्लीज। जी ओके, नाउ मूव ऑन टू दी एशियन गेम्स पार्ट। एशियन गेम्स के बारे में आपको क्या पता है, बताइए। एज द नेम सजेस्ट, इसको एशियाड भी कहते हैं। वैसे होता ये जो है एशियन गेम्स है, तो वो अब जिस तरीके से कॉमनवेल्थ का एरिया है उस तरीके से एशियन गेम्स हैं। कहाँ हुए हैं लेटेस्ट एशियन गेम्स? अब नेक्स्ट कहाँ होने वाले हैं? करिश्मा जी, नेक्स्ट जो है वो वांगजाओ चाइना के अंदर होने वाले हैं 2022 में, इसी साल। मोटो है इसका एवर ऑनवर्ड। ठीक है, 1951 में ही इंडिया ने ही ऑर्गेनाइज किया था, और इंडिया ने इसमें मतलब फर्स्ट टाइम ऑब्वियसली इसी में पार्टिसिपेट किया था। इंडिया वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ एशियन स्पोर्ट्स फेडरेशन, जिसको एशियन ओलंपिक काउंसिल ने रिप्लेस कर दिया बाद में। ठीक है, अब अगर मैं 18th एशियन गेम्स की बात करूं, जो आप अभी लिख रहे हो लोग, ठीक है, जो इंडोनेशिया में हुआ, जिसका मोटो था एनर्जी ऑफ एशिया, उसके अंदर अगर अपन गोल्ड मेडल्स की बात करें तो बहुत सारे लोगों को गोल्ड मेडल मिला। अब देखो, जब आपको नीरज चोपड़ा के बारे में लिखना होगा, तो नीरज चोपड़ा के बारे में आप अपना उसका उनका ओलंपिक मेडल तो लिखेंगे ही लिखेंगे, साथ में आप उसमें ये भी मेंशन कर सकते हैं कि ही हैज वॉन द गोल्ड मेडल इन एशियन गेम्स एज वेल। ठीक है, तो मतलब आपके पास में कुछ पॉइंटर्स बढ़ गए जो आप नीरज चोपड़ा के बारे में लिख सकते हैं। कौन से गेम में मिला है उनको वैसे बेसिकली? यस, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ द डिस्कशन। इसमें एक चीज जो छूट जाएगी वो ये रहेगी कि खेल जो प्लेयर्स हैं, उन प्लेयर्स के बारे में इंफॉर्मेशन अभी हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे बहुत सा, क्योंकि प्लेयर्स की कोई वो नहीं है। बट मैं इसमें एक चीज जरूर आपके साथ में शेयर कर दूंगा कि जो प्लेयर्स की लिस्ट है, जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं जो अभी रिसेंट टाइम में जिनका नाम रहा, तो उनके बारे में जो अपन लिस्ट है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, एक फेमस पर्सन हु वाज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, जिनकी डेथ अभी रिसेंटली हुई है, वो उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में पूछा जा सकता है। हालांकि चांसेस आर लेस, बट कौन है वो, कुछ आइडिया है उनके बारे में? यस, जनार्दन सिंह गहलोत। ही वाज द फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन, है ना। तो इस वजह से ही इज फेमस। तो इसमें यहाँ एक 2 मार्कर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उनकी भी रिसेंटली डेथ हुई है, और ही वाज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आईओए। ठीक है, तो ये 2-3 चीजें उनके बारे में आप लिख सकते हो, बिकॉज उनका कांग्रेस एंगल है, इस वजह से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। यस यस यस, ठीक है। अब अपन चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ। लास्ट पार्ट इज फर्स्ट एड। फर्स्ट एड क्या होती है? एज द नेम सजेस्ट, जो सबसे पहला एड जो आप हेल्प दे रहे हो, दैट इज फर्स्ट एड। ठीक है,
अब फर्स्ट एड में अगर अपन आगे डिटेल में देखें तो फर्स्ट एड में आप मुझे बताइए कि फर्स्ट एड किट में होना क्या क्या चाहिए, मतलब व्हाट शुड बी देयर इन फर्स्ट एड किट, ऐसा कोई नॉर्म है क्या? आपके फर्स्ट एड किट में क्या क्या होता है ये बताओ आप। ठीक है, तो अब यहाँ जो एस्पेक्ट्स पे जिस पे क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे पिछली बार भी जो क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया था ग्रीन फ्रैक्चर, ग्रीन स्टिक, ये मैं उसको टर्म जो है वो सही नहीं बोल रहा हूँ, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर है ना, तो वो उस पर एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो अब जो क्वेश्चंस आपको यहाँ स्पेशली रिहेबिलिटेशन वाले पार्ट में या जो स्पोर्ट्स फर्स्ट एड वाले पार्ट में पूछे जा रहे हैं, दोज आर लिटिल बिट ऑफ टेक्निकल इन नेचर। तो फर्स्ट एड की अगर हम बात करें तो फर्स्ट एड का जो यूज है वो एक इम्पोर्टेंस उसकी बढ़ जाती है स्पेशली स्पोर्ट्स के इवेंट्स में। तो पहले बताओ कि स्पोर्ट्स इवेंट्स में टाइप ऑफ मतलब जो अगर अपन देखें कि ये इंजरीज जो है वो किस किस तरीके की होती हैं जनरली। ठीक है, आपने टर्म सुनी होंगी प्राइस एंड राइस, कुछ आइडिया है आपको उनको बारे में कि क्या है वो? टेक्निक्स हैं, यस, क्या किस चीज की टेक्निक है? राइस थ्योरी और प्राइस थ्योरी है क्या? प्राइस जो है वो फर्दर, यस, इंजरी को बढ़ाने से रोकने के लिए, ये बढ़ने से रोकने के लिए जो टेक्निक है दैट इज कॉल्ड एज प्राइस। इसमें आपके जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं उनको बचाने के लिए, यस, प्रिवेंशन, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन एंड एलिवेशन। अभी अगर आप खेलते हो तो आपको ध्यान होगा कि जब भी इस तरीके की कोई चीज सूज जाती है, कहीं लग जाती है, तो पहले उसको इसी इसी एक एक स्टेप वाइज स्टेप जो है उसको हेल्प की जाती है कि अगर आप सबसे पहले अगर कोई लग रहा है तो चोटिल खिलाड़ी को जो है आप जो है सबसे पहले सहारा उसको सपोर्ट देते हैं। जो रेस्ट है उस सहारे से उसको क्या है कि उसको थोड़ा सा आराम मिलता है उसमें, तो वो उतनी जल्दी आपको कहते हैं ना वो सूजन नहीं आती। आइस लगाने से दर्द में जो है वो कमी हो जाती है। कंप्रेशन अपन उसको दबाते हैं तो ब्लड का फ्लो जो है वो बढ़ता है या ढंग से रहता है, तो उस वजह से आप पे जो दबाव है उस पे बने रहने से उसको इजी मूव होता है। फिर जब अपन एलिवेशन करते हैं तो अगर एलिवेशन करते हैं तो ब्लड का जो फ्लो है वो अगर अपन हार्ट की लेवल से ऊपर ले जाएंगे तो ब्लड के फ्लो में डिफरेंस आएगा, तो उसकी वजह से दर्द और सूजन में कमी होती है। तो दैट इज प्राइस टेक्निक। अब दूसरा, यस यस, हाँ आप सभी ने राइट लिखा है। दूसरी जो टेक्निक होती है दैट इज राइस टेक्निक। प्राइस थ्योरी, राइस थ्योरी, यस, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन, एलिवेशन, सेम चीज। अपन ने बात करी सॉफ्ट टिश्यू इंजरी की। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में 3 तरीके की इंजरीज होती हैं। कंट्यूशन जिसमें नील पड़ जाती है, ब्रूसेस आ जाती हैं आपके ना, स्प्रेन मोच आ जाना, या स्ट्रेन खिंचाव। ठीक है, ये 3 तरीके के जनरल सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज होती हैं। उसमें अपन ने देख लिया कि कौन सी टेक्निक्स यूज की जाती हैं। हार्ड इशू या बोन इंजरी जो होती है उसमें, बोन इंजरीज में किस किस तरीके की इंजरी होती है, जैसे हड्डी टूट जाना या हड्डी का डिस्प्लेसमेंट।
इसमें आपने कई बार यस बोन डिसलोकेशन एंड बोन फ्रैक्चर, यस ठीक है। बोन फ्रैक्चर और बोन डिसलोकेशन में क्या फर्क पड़ता है और क्या होती है वो कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब उसमें आपको मुझे नहीं लगता कि बताने की जरूरत है। फ्रैक्चर तो फ्रैक्चर है, हड्डी टूट जाती है तो वो फ्रैक्चर हो जाती है, और जो डिसलोकेशन है वो उससे आपकी जो पोजिशनिंग है वो जो है वो मूव कर जाती है, उससे कई बार इंटरनल ऑर्गन्स पे भी अफेक्ट होता है क्योंकि वो हड्डी की लोकेशन जो है वो हिल जाती है। स्पेशली जो लॉन्ग जंप्स हैं या हाई जंप्स हैं तो उस तरीके के खेलों में ये लगती है, क्योंकि पोल वोल से टकरा जाना या उससे कुछ हो जाना तो उसमें होता है। मल्टीपल बोन फ्रैक्चर्स जो है वो उसमें उसका मतलब होता है कि मल्टीपल बोन्स की जो है आपको वो फ्रैक्चर हो जाए। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर जो पूछा गया था वो क्या होता है? हड्डी टूटती नहीं है, मुड़ जाती है, यस। बेंडिंग ऑफ, यस, चिल्ड्रन में होती है जनरली। तो मतलब दीज आर वेरी बेसिक चीजें। दो टर्म्स और आपको आपने देखी होगी, सेल टैप्स, SALTAPS, स्टॉप द गेम, आस्क द प्लेयर, लुक फॉर द इंजरी, टच द इंजरी, एक्टिव मूवमेंट, पैसिव मूवमेंट, स्टैंड अप एंड स्टार्ट द गेम। ठीक है, ये वो प्रोसेस होता है कि जैसे अगर किसी को इंजरी होती है तो उस इंजरी में आप क्या करो, सबसे पहले गेम रोको, उस प्लेयर से पूछोगे भैया तेरे को कहाँ लगी लगी है, तो फिर अब उसकी इंजरी जो है वो देखो, उसको टच करके देखो, उसका एक्टिव हाथ, उसका जो अगर मान लो जैसे फॉर एग्जांपल हाथ में लगी है तो हाथ हिला के देखो, ठीक है। उसके पैसिव मूवमेंट आपको पता पड़ जाएगा कि कैसे क्या हो रहा है। अगर वो चल सकता है या कर सकता है, खेल सकता है, तो स्टैंड अप एंड देन स्टार्ट द गेम। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपके स्पेशली इस पार्ट में पूछी जाती है। यहाँ एक जो इम्पोर्टेंट नया टर्म है वो दैट इज रिहेबिलिटेशन। पहली बात, रिहेबिलिटेशन होता क्या है? ऐसा कोई खिलाड़ी या अभी कोई ऐसी कोई पर्सन अभी न्यूज में था क्या जो जिसके साथ में बहुत स्पोर्ट्स इंजरी होती रहती है, एंड ही इज मतलब डिफेम्ड फॉर बीइंग having these injuries very frequently, but still he became one of the greatest champion. हाँ, अभी ये आपने सही एग्जांपल्स दिए। रिहेबिलिटेशन एक्चुअली होता ही है कि अगर अपन रिहैब का मतलब समझें तो होता ही है कि उसको वापस से उसका बेटर ट्रीटमेंट करके अपने जो टारगेटेड जगह जहां उसको पहुंचाना है वहां उसको पहुंचाने में हेल्प करना बेस्ट तरीके की पोजीशन में। ठीक है, तो दैट इज रिहेबिलिटेशन। स्पोर्ट्स के टर्म्स में उसको चोट लग रही है तो चोट के जो उसकी चोट लगी है उसको उससे वापस निकल के वापस उसकी स्थिति से गेम में जाना। हाँ, ये सब आपने सही एग्जांपल्स दिए। नडाल इज वेरी फेमस, उसको उनको तो बहुत सारी इंजरीज हो रखी हैं, वो फिर भी ही बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। ठीक है, इसका मेन रिहेबिलिटेशन का मकसद क्या होता है कि अपने जो आपकी जो इंजरी हुई है उसको, यस 21 ग्रैंड स्लैम्स, राइट, इंजरी की जो ग्रेविटी है उसको कम करना, उसको उस पर्टिकुलर चीज को रिहैब करना, उसकी फ्रीक्वेंसी को रोकने की कोशिश करना और धीरे धीरे उसको वापस से नॉर्मल पोजिशनिंग पे ले जाना। ठीक है, तो ये कुछ चीज है जो स्पोर्ट्स वाले इवेंट, स्पोर्ट्स एंड योगा के एस्पेक्ट्स में जो ये चीजें हैं आपसे पूछी जा सकती हैं। अपन ने बहुत सारी चीजें आई थिंक डिस्कस की हैं, और एक एस्पेक्ट जो मैंने आपसे कहा था विच वाज रिलेटेड टू इंटरनेशनल योगा डे। तो इंटरनेशनल योगा डे 2021 की थीम क्या थी, कोई बता सकता है? योगा फॉर वेलनेस, योगा एट होम। यस, योगा फॉर वेलनेस, इसकी जो थीम थी वो योगा फॉर वेलनेस थी। अब योगा फॉर वेलनेस के बाद में इसकी और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान है, बिकॉज अभी आपने देखा होगा कि आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है कैंपेन, तो उसके अंदर योगा इंडियन हेरिटेज, एज एन इंडियन हेरिटेज को जो है पार्ट बनाया गया है। उसके लिए एक्सटेंसिव ड्राइव्स जो है वो चलाई जा रही है। 75 साइट्स जो हैं
यस, स्पेशली जिसमें आगरा फोर्ट है, शांति स्तूपा है, एलोरा केव्स है, इन सबको जो है वो आइडेंटिफाई किया गया है। और प्राइम मिनिस्टर ने एम योगा ऐप जो है, जिसका मेन मकसद है वन वर्ल्ड वन हेल्थ, उसको भी लॉन्च किया है, उसको अनाउंस किया है। ठीक है, तो दीज आर फ्यू ऑफ द डायमेंशंस विच आई फील कि आपको इस पर्टिकुलर सेगमेंट में पता होने चाहिए, जो आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड या योगा से रिलेटेड एस्पेक्ट्स में आपसे पूछे जा सकते हैं। बहुत ज्यादा फैक्चुअल सब्जेक्ट है। इसमें एक जो चीज अभी अभी अपन ने नहीं की है, वो मैं आपके साथ में एक आई विल शेयर द लिस्ट ऑफ द प्लेयर्स दोज हु वर इन न्यूज, और जो फेम्ड है, जिन पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। उसको अभी यहाँ डिस्कस करने का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि उसमें आपको 2-3 चीजें ही ध्यान रखनी है। खिलाड़ी कौन है, खिलाड़ी का जो खिलाड़ी है उसका अचीवमेंट किस पर्टिकुलर स्पोर्ट से है, उन्होंने कौन से उनको मेजर मेडल्स और अवार्ड्स मिल चुके हैं। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप कि जो सेशन है वो आपके लिए आपको याद करने में हेल्पफुल रहा होगा, और आप लोगों ने जिस तरीके से पार्टिसिपेट किया है, मुझे अच्छा लगा ये देख के कि आप लोग यू आर रेडी एंड यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दिस सेशन। आपके लिए जो इस सेशन का पार्ट है, वो आई होप कि उसमें काफी सारी चीजें जो हैं वो रिकलेक्ट करने में आपको आसानी हुई होगी। ये हिमांशु मैं शेयर कर दूंगा, बट आई नीड टू, मेरे को इसमें कुछ चीजें ऐड करनी है। तो आप चाहो तो मैं अभी शेयर कर देता हूँ, वापस से मैं उसको रीशेयर कर दूंगा नई चीज ऐड करके, या फिर आप थोड़ी देर वेट कर लो। ठीक है, आई शेयर द लिस्ट ऑफ स्पोर्ट्स बुक एंड ऑटोबायोग्राफी भी। बहुत ज्यादा चांसेस नहीं है क्वेश्चन पूछने के उस पे, बट फिर भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। वो आई शेयर द लिस्ट, उसमें कोई डिस्कशन वाला पार्ट जो है वो नहीं है। तो आप में से किसी को कुछ कहना है या कोई प्लीज कहें। ओके करिश्मा, आई शेयर इट। ठीक है, कोई नहीं, आपको मैं अभी आधे घंटे में अपडेट हो जाएगी, इसमें बहुत ज्यादा चीजें नहीं है। हिंदी का सिलेबस फॉर 5th Feb, it will be the question will be on not on the grammar side। इसमें जो संक्षिप्तीकरण है, या आपका जो पल्लवन का पार्ट है, या जो आपका ऐसे पार्ट है, वो शेयर किया जाएगा। यस, पार्ट बी एंड सी। तो आई होप कि आपके लिए कुछ फ्रूटफुल सेशन रहा होगा ये। कुछ फायदा हुआ कि नहीं? आधे सो तो नहीं गए योगा सुना सुना सुन सुन के? चलो भाई, सोना मत। चलिए, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग वेरी एक्टिवली। और कल का सेशन जो है वो और मजेदार होने वाला है, क्योंकि कल सेशन जो है वो हर्ष सर लेंगे। और कल का जो सेशन है वो थोड़ा सा उसको टेक्निकल साइड में भी है, बिकॉज उसमें आपको कुछ समझाने का मौका भी मिलेगा। आज का जो सेशन था उसमें बहुत ज्यादा चीज समझने वाली नहीं थी, मोर ऑन दी फैक्चुअल साइड ऑफ द गेम। तो इसलिए इसमें मेरे पास बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं थी, बट हमने कोशिश करी कि चीजें जो है वो अपन, करिश्मा आपके साथ में वो वापस से पीडीएफ जो है वो मैं शेयर कर दूंगा। जो लोग नए ऐड हुए हैं उनके उनके लिए पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा वापस से। ठीक है, तो डोंट वरी, ऐसे ही पार्टिसिपेट करते रहिए। और आप पढ़ के आते हैं तो देखिए आपके लिए फायदा होता है, और आपको याद करने, आपको जो है यूजफुल रहता है। तो आई होप कि आने वाले सेशंस जो हैं वो भी इसी तरीके से मजेदार होंगे, और अपन उसका फायदा उठा सकेंगे। ठीक है, इफ यू हैव समथिंग टू से, प्लीज रेज योर हैंड,
एक छोटी सी चीज आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके कोई और दोस्त हैं ऐसे जो बताओ वाडा नाडा क्या होता है? ये अभी मैंने बात तो करी थी, बहुत ब्रीफ में करी पर करी। तो अगर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इफ यू कैन शेयर, मतलब इट इज नॉट कंपलसरी, इफ यू कैन शेयर हमारा जो जो टेम्पलेट है, जो पैम्पलेट है इनफैक्ट, जिसमें हमने इस मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में डिस्कस किया हुआ है, इफ यू कैन शेयर इट ऑन योर व्हाट्सएप और समवेयर एज एन स्टेटस, देन इट विल हेल्प अस। और भी लोग जुड़ेंगे तो हमारे लिए भी मोटिवेशन बढ़ेगा। थैंक यू फॉर पार्टिसिपेशन। हर्ष सर से